So, hello everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of PMI analysis from The Hindu. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. Alright, and why this PMI analysis is very important, let me explain you this, because what happens is that जनरली क्या होता है कि हम हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल वी एक्सपेक्ट कि उस आर्टिकल में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाए, बट दिस डज नॉट हैपन. ठीक है, होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वाई हाउ वी हैव टू अप्रोच, हाउ वी शुड अप्रोच द न्यूज़पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर रीडिंग एनी पर्टिकुलर आर्टिकल वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ दैट आर्टिकल इन द प्री मेन्स एंड इंटरव्यू. ओके, कि उसमें से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. देन वी हैव टू कनेक्ट इट टू द सिलेबस, कि क्या वो सिलेबस का पार्ट है भी या अननेसेसरी हम उसको पढ़े जा रहे हैं. ऑलराइट, एंड फाइनली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर प्री मेंस और इंटरव्यू. ठीक है, सो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच योर न्यूज़पेपर. चाहे कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, वेदर इट इज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, फॉलो दिस अप्रोच. ऑलराइट, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू वॉच दीज सेशंस एंड आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. ओके, so let's move ahead to the very first article, which is again about the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, which we have discussed yesterday also, but क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इस आर्टिकल में एक नया एंगल बताया है इस MTP एक्ट के बारे में. ठीक है, that's why I am discussing it. So let's talk about this. So remember, first of all, voluntary abortion जो है हमारे देश में वो क्राइम है as per the IPC. So under the provisions of IPC, voluntarily causing a woman with child to miscarry is an offence which attracts a jail term of up to 3 years or fine or both, unless it was done in good faith where the purpose was to save the life of the pregnant woman. अगर pregnant woman की life तक बात पहुंच रही है, अगर उस faith में किया गया है ये, then that is okay. But otherwise, voluntarily causing a woman to miscarry her child is an offence under IPC which attracts a jail term up to 3 years or fine or both. ठीक है, एंड इतना ही नहीं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो खुद भी अबॉर्शन कराती हैं, अगर वो खुद भी मिसकैरी करती हैं अपने चाइल्ड को, तो इन दैट केस शी इज ऑल्सो लायबल फॉर दिस पनिशमेंट और फाइन. ठीक है, 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे कि हाउ एंड व्हेन दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन. ठीक है, और उसके बाद रिसेंटली दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2021. Now what have been mentioned in this act, what this law says, उसकी बात हम कर लेते हैं. So after the recent amendment in the year 2021, कुछ changes इसमें किए गए थे. Like for example, the gestational age limit for pregnancy for medical termination of pregnancy was extended from 12 weeks to 20 weeks. 12 weeks to 20 weeks. ठीक है, कितना कर दिया था, 20 weeks. एंड अगर 20 हफ्ते से पहले अगर टर्मिनेशन होना है प्रेगनेंसी का, तो इन दैट केस द ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन इसमें चाहिए होगा. बट यहाँ पे एक बात याद रखना है कि ऐसे ही नहीं वॉलंटरीली जाके कोई भी टर्मिनेशन करा सकता है प्रेगनेंसी का. उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, एंड दैट दोज कंडीशंस मस्ट बी अप्रूव बाय वन मेडिकल प्रैक्टिशनर. और कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि किसी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी है या हेल्थ के ऊपर बात आ रही है, या जो बेबी है, जो टू बी बॉर्न बेबी है वो हेल्दी नहीं है, तो इन दैट केस अबॉर्शन किया जा सकता है. अदरवाइज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस एक्ट. ऑलराइट, एंड आफ्टर 20 वीक्स up to 24 weeks, after 20 weeks up to 24 weeks, the opinion of 2 medical practitioners is required. ठीक है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. सो 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज, एंड अप टू 20 वीक्स 1 medical practitioner, and after 20 and up to 24 2 medical practitioners, and after 24 weeks there would be a state medical board. स्टेट मेडिकल बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा दैट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, एंड नाउ देर इज अ प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और फाइन और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, सो दीज आर दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. नाउ इस आर्टिकल में एक नया एंगल पकड़ा गया है इस लॉ के बारे में, और वो ये दैट दिस लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज द राइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पर्सन टू डिसाइड ऑन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रेगनेंसी. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का जब तक ओपिनियन नहीं होगा तब तक की टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता.
ठीक है. सो इट इज दिस लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पर्सन टू डिसाइड ऑन discontinuation of the pregnancy. All right, a pregnant person cannot ask for a termination of pregnancy without fitting in one of the reasons set out in the law. और reasons क्या है? रेप सर्वाइवर है तो हो सकता है, इसके अलावा कोई फीटल एबनॉर्मलिटीज है वो हो सकता है, या फिर जो मदर है उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर बात आ रही है तो हो सकता है. अदरवाइज वॉलंटरीली कि अब हमारा मन नहीं है, अब हम ये नहीं करना चाहते कह रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है. The opinion of medical practitioner is always required because और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है that it does not recognize the right of a pregnant person. All right, and also no termination of pregnancy can be done in the absence of the consent of the pregnant person. अब मान लो कि कोई pregnant person ऐसा है जिसके पास इस बात की नॉलेज ही नहीं है, let's say कि कोई mentally ill pregnant person है, mentally ill, तो in that case शी वुड नॉट बी एबल टू गिव द कंसेंट ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, और लेकिन उसकी लाइफ के ऊपर बात आ रही है तो वो कंसेंट नहीं दे पा रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये भी इस लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है. ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कुछ टाइम पहले दैट द डिसीजन मेकिंग बाय अ प्रेग्नेंट पर्सन ऑन वेदर टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी और नॉट इज पार्ट ऑफ सच अ पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी एज वेल एंड देयरफॉर इट इज हर राइट टू लाइफ. ये उसकी राइट टू लाइफ का पार्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. ठीक है, और क्योंकि अभी जो हमारा लॉ है यहाँ पे किसी तरीके की कोई राइट की बात नहीं हो रही है, तो वी कैन से दैट इट इज द वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. वायलेशन नहीं बोलेंगे कि यस इट इज नॉट इन सिंक विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. ठीक है, एंड ऑल्सो दिस न्यू लॉ इज नॉट इन सिंक विद अदर सेंट्रल लॉज सच एज द लॉज ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ऑन मेंटल हेल्थ एंड ऑन ट्रांसजेंडर पर्सन एक्सेट्रा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है इस लॉ में दैट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दैट वेदर where it is immediately necessary to save the life of the pregnant woman, the pregnancy can be terminated at any time by a single registered medical practitioners, but only in the case when there is a threat to the life of the pregnant woman. Otherwise नहीं हो सकता. ठीक है, सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर. सो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया दैट वॉलंटरी अबॉर्शन इन इंडिया इज अ क्राइम अंडर आईपीसी विच अट्रैक्ट्स अ जेल टर्म अप टू 3 years और फाइन और बोथ. और नॉट ओनली द पर्सन जो कि उसको विमेन की टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन खुद भी अगर वॉलंटरीली टर्मिनेट कराती है तो देन शी इज ऑल्सो लाइबल फॉर द पनिशमेंट और द फाइन. ठीक है, इसके बाद वी हैव डिस्कस व्हाट द लॉ सेज. ठीक है, 20 week 24 weeks एंड आफ्टर 24 weeks क्या क्या कंडीशंस होती हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के. दिस लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पर्सन. ऑलराइट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक जजमेंट में बोला है, एक अपना डिसीजन दिया है दैट डिसीजन मेकिंग बाय अ प्रेग्नेंट पर्सन ऑन वेदर टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी और नॉट शुड बी द पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी, इज द पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी, नॉट शुड बी, इट इज द पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज राइट टू लाइफ एज वेल. ऑलराइट, बट हालांकि इस लॉ में ऐसा कुछ है नहीं. तो नाउ लेट्स कम टू द पीएमआई एनालिसिस. प्री का क्वेश्चन हमने इसमें कल ही डिस्कस किया है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. कल ही डिस्कस किया है प्री का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज यू कैन वॉच द यस्टरडेज वीडियो. मेंस और इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है. मेंस में इट इज इंपॉर्टेंट इन GS2 एंड द सिलेबस की अगर हम बात करें तो सोशल इश्यूज में इसका काफी ज्यादा स्कोप है. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: द डिसीजन मेकिंग बाय अ प्रेग्नेंट पर्सन ऑन वेदर टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी और नॉट इज पार्ट ऑफ सच अ पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी डिस्कस इन द लाइट ऑफ MTP विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ठीक है, तो जो चीजें हमने भी यहाँ पे डिस्कस करी है वो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो कि कैसे, कि क्यों ये एक राइट है. सबसे पहले तो ये राइट है, किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो बात ही खत्म हो गई. ठीक है, और लॉ में कहीं पे भी राइट की बात नहीं है, ये भी आपको बताना है. लेकिन आपको हाउएवर एक अच्छी बात भी बतानी है कि अगर देयर इज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ वुमेन देन इन दैट केस द टर्मिनेशन कैन बी डन बाय अ सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है ना. एंड इंटरव्यू में डू यू थिंक दैट वॉलंटरी अबॉर्शन बी मेड लीगल इन इंडिया. सो देखो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं. अगर हम वॉलंटरी अबॉर्शन को लीगल कर देंगे तो हमारे देश में क्या है कि एक तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो उस क्राइम रेट की वजह से क्या होगा कि लोग सामने आने से डरेंगे, अपना वॉलंटरी अबॉर्शन करा लेंगे. लेट्स से कि अगर मैं रेप की बात करता हूँ, किसी रेप सर्वाइवर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो सामने आने से डरेगी, FIR कराने से डरेगी, चुपचाप जाके वॉलंटरी अबॉर्शन करा लेगी और बात खत्म हो जाएगी. तो इससे क्राइम रेट और ज़्यादा बढ़ सकता है, नंबर 1. नंबर 2, अवेयरनेस की कमी है. ठीक है, अवेयरनेस की कमी है. तो अगर मान लो कि देखो वैसे तो हमारे देश में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटस इज इलीगल, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश के कोने कोने में ये होता है, इलीगली होता है. ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए. तो अगर मान लो कि किसी ने पता कर लिया दैट द फीटस इज अ गर्ल, तो इन दैट केस अगर वॉलंटरी अबॉर्शन वो कराने जाएगी तो वो अगेन
अगर लीगल कर देंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि इसके टुवर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा हाँ ये भी है कि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इट इज़ द राइट, तो हाँ कर भी सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बैलेंस ढंग से देना है, एक साइड हम नहीं पकड़ सकते, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, तो दोनों की बातें आपको रख देनी है। ऑलराइट, and now let's move ahead to another article, the winners and losers of the war, winners and losers of the war। अब ये जो आर्टिकल है दिस इज अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, और इस बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें बताया कि किसकी जीत हुई एक्चुअली में और किसकी हार हुई। एंड एक्चुअली में वॉर में किसी की जीत नहीं होती, वॉर में सब हारते हैं। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट यूक्रेन का क्या क्या नुकसान हुआ है, तो सबसे बड़े जो लूजर हैं इन वॉर में आर द पीपल ऑफ यूक्रेन। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन की जनता हुआ है। देयर कंट्री इज डिवास्टेटेड, फ्लैटेंड इन लार्ज एरियाज, मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, बिलियंस हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड फेमिलियर सराउंडिंग्स, चिल्ड्रन विल बी इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा फॉर मेनी ईयर्स। और जब जिस हालात में अभी यूक्रेन गुजर रहा है उसको खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भी जो मेंटल ट्रॉमा, जो उनका जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, आई बिलीव वो मेंटल ट्रॉमा कभी लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होने वाला। इट विल टेक years एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रीबिल्ड देयर कंट्री। द फंडिंग विल कम बट नॉट थ्रू द ग्रांट्स। फंडिंग तो आएगी पर ग्रांट्स के फॉर्म में नहीं आएगी, बिकॉज ऐसे में क्या होता है ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि अगर हम आपको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर हम आपकी कंट्री को रीबिल्ड करेंगे तो बदले में ऑफकोर्स उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ऑलराइट, तो फंडिंग तो आएगी फॉर रीबिल्डिंग द नेशन, बट वो ग्रांट के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ऑलराइट, इंडस्ट्रीज इन द वेस्ट विल मेक बिलियंस हेल्पिंग इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यूक्रेन ने बहुत नुकसान झेला है, लेकिन द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव बीन एक्सट्रीमली ब्रेव एंड रेजिलिएंट एंड देयर लीडर हैज डन एन अनबिलीवेबल जॉब। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की वो हार के भी जीत चुके हैं, और जो पुतिन है वो जीत के भी हार रहे हैं। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट रशिया। तो रशिया, वैसे तो रशिया ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है, लेकिन रशिया बाकी अदर ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो वो हार रहा है यहाँ पे भी। द अदर बिग लूजर इज द प्रेसिडेंट पुतिन। ही एक्सपेक्टेड दैट हिज माइटी आर्मी टू ऑक्यूपाई कीव इन क्विक टाइम एंड इंस्टॉल अ फ्रेंडली रेजीम, बट हम सबको पता है ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था कि हम जाएंगे और 2-4 बम गिराएंगे और बात खत्म हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। यूक्रेन ने बहुत अच्छे से फाइट बैक किया है। मिस्टर पुतिन हैज लॉस्ट फेस विद हिज ओन पीपल। खुद के लोगों से उन्होंने अब बैर ले लिया है। वी वोंट नो द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हिज आर्मी हैज सफर्ड अंटिल मच लेटर इफ एवर, बट द बॉडी बैग्स हैव स्टार्टेड अराइविंग, ठीक है। अब उन्होंने अपने कैजुअलिटी का नंबर तो बताया नहीं है, बट यस वी ऑल नो कि कैजुअलिटी तो दोनों साइड हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूक्रेन की आर्मी के लोग मरेंगे तो रशिया के लोग भी, ठीक है। अगर 10 लोग यूक्रेन के मरते हैं तो 5 रशिया के जरूर मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 यूक्रेन के मरे और 0 रशिया का मरा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऑलराइट, हिज आर्म फोर्सेज हैव अंडर परफॉर्म, ये हम सब जानते हैं, और इसका रीजन सबसे बड़ा यही है क्योंकि उनको अचानक से वॉर में धकेल दिया गया। दे वर सडनली पुश्ड इनटू द वॉर। हिज वॉर हैज प्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली द रिजल्ट दैट ही डिड नॉट वांट एंड फॉर विच ही लॉन्च्ड द वॉर। ऑलराइट, यूक्रेन, अब देखो उसका ये था कि यूक्रेन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के क्लोज ना जाए या नेटो के साथ ना जाए या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर ना बने, बट इस वॉर के बाद उल्टा हो गया बिल्कुल। यूक्रेन हैज नाउ गॉट क्लोजर टू द वेस्ट। यूक्रेन विल सर्टेनली बी एडमिटेड टू द यूरोपियन यूनियन। आज नहीं तो कल यूरोपियन यूनियन का पार्ट उसको बना लिया जाएगा डेफिनेटली। द ऑब्जेक्टिव टू लॉन्च द वॉर वॉज टू कीप द नेटो फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू रशियाज ईस्टर्न बॉर्डर, बट अगैन ये भी उल्टा हो गया। दिस वॉर हैज प्रोड्यूस एग्जैक्टली द अपोजिट रिजल्ट। ही हैज सक्सीडेड, मिस्टर पुतिन has succeeded in ensuring that NATO will come even closer to Russia's border. वो और ज़्यादा पास हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, बाकी कंट्रीज जो है लाइक स्वीडन एंड फिनलैंड वो भी बहुत जल्द नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रशिया की यहाँ पे जीत हुई है, बहुत सारे फ्रंट्स पे रशिया की हार भी हुई है, ठीक है। आई एग्री कि वो यूक्रेन को बर्बाद करने में सक्सेसफुल हुआ है, बट उसके अदर फ्रंट्स पे वो कितना ज़्यादा उसको लॉस झेलना पड़ेगा, और अभी तो शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम में और लॉसेज झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे जर्मनी और यूरोपियन वर्ल्ड की, जहाँ पे रशिया की बहुत ज़्यादा गैस सप्लाई चलती है या ऑयल की सप्लाई चलती है, रशियन ऑयल एंड गैस की सप्लाई चलती है। तो अब देखो क्या है कि हर चीज़ का एक कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो ज़रूर होता है। तो अब ये कंट्रीज ठीक है अभी कुछ टाइम तक के लिए लॉस झेल लेंगी, या कुछ टाइम तक के लिए इनकी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस, बट दे विल डेफिनेटली फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इनको मिलेगा यूएई से और सऊदी अरेबिया से।
बस एक बार जो हमारे बिडेन साहब हैं उनका थोड़ा सा अच्छे रिलेशनशिप हो जाए यूएई और सऊदी अरेबिया से, तो जो ऑयल एंड गैस की कमी यूरोपियन वर्ल्ड में है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, सो पुतिन एक्सपेक्टेड दैट कंट्रीज सच एज जर्मनी which are dependent on Russian energy sources will refuse to go along with the US President Joe Biden's sanctions on Russia। बट हम सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। सारी कंट्रीज ने, जितना भी यूरोपियन वर्ल्ड है, उन्होंने सपोर्ट किया यूएस के सैंक्शन के ऊपर जो कि रशिया के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, once again Mr. Putin managed to produce the opposite result। Alright, and if Mr. Biden is persuaded to mend fences with the Crown Prince of Saudi Arabia, यूरोप विल डेफिनेटली बी एबल टू वेदर द एनर्जी क्राइसिस विदाउट मच पेन। तो जैसे मैंने आपको बताया, यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ अगर प्रॉपर रिलेशन हो गए यूएसए के, तो ये जो ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज चल रही है इन यूरोपियन वर्ल्ड में और यूएसए में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वो खत्म हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम के बिना उसको वो ओवरकम कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, एंड व्हेन द यूक्रेन विल बी रिकंस्ट्रक्टेड इट इज़ द वेस्ट दैट वुड गेन द मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली उसको बहुत फायदा होने वाला है। अब ऑफकोर्स जो यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन होगी उसमें वेस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हम सब जानते हैं। रशिया तो बिल्कुल भी करने वाला है नहीं, क्योंकि उसने तो उसको खत्म कर दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड का और यूरोपियन वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो ऑफकोर्स वन साइडेड रोल तो नहीं होगा। जब वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, तो उसके बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए होगा। ठीक है, सो वेस्टर्न वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है इस वॉर में। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो इंडिया नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट। इंडिया का ना तो इसमें कोई फायदा हुआ है ना ही कोई नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज यूएसए हैज़ बीन रिस्ट्रेन्ड इन एक्सप्रेसिंग इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद इंडिया। और इसके पीछे रीज़न है दो। पहला रीज़न तो ये है कि अगर यूएसए चाइना के साथ बैर ले लेता है, इंडिया के साथ बैर ले लेता है, तो इन दैट केस चाइना को काउंटर करने की जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वाइटल पार्ट इन दैट। ठीक है, नंबर वन। और दूसरा रीज़न ये है कि जो उसके खुद के नेटो के एली हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसराइल ने खुद जो रशिया का डिफेंस सिस्टम है S-400 वो उससे बाय किया है। तो आप अगर अपने एलाइज को ही नहीं रोक पा रहे हो तो आप इंडिया के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। ऑलराइट, सो देयर आर वेरियस ऑल्सो अदर रीजंस एज वेल कि जिसकी वजह से यूएसए कभी भी इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता इन द करंट सिचुएशन। ठीक है, बट इंडिया हैजंट गेन एनीथिंग एज वेल। इंडिया को कुछ भी फायदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, रशिया ने इंडिया को थैंक्स बोला है, बट ऐसे थैंक यूज का कोई फायदा नहीं है ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, येस वी आर गेटिंग रशियन ऑयल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन फायदा यहाँ पे रशिया को भी हो रहा है, क्योंकि रशिया के ऑयल जो है वो हम ही तो खरीद रहे हैं, और कौन खरीद रहा है। ऑलराइट, इवन इफ वी हैड कंडेम्ड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन देयर वुड हैव नो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हम रशिया के इन्वेजन को कंडेम भी कर देते तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले नहीं थे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इंडिया यूएसए के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट इंडिया रशिया के लिए भी है। ओके, नाउ व्हेन रशियन वेपन्स, अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो वेपन्स है रशिया के, अब वो कौन खरीदेगा इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबली? तो अब कोई नहीं खरीदने वाला, क्योंकि रशिया के साथ जब बेसिक चीज़ें लोग नहीं खरीद रहे हैं, बेसिक ट्रेड नहीं, बेसिक जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो नहीं रख रहे हैं, तो वेपन का रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। तो इन दैट केस इंडिया ही एक डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जो वेपन्स है वो रशिया बेच पाएगा। तो इसलिए इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ इसमें, ना ही कोई नुकसान हुआ है। इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है। ऑलराइट, आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर एंड नाउ लेट्स डू द पीएमआई एनालिसिस। प्री के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेंस में इसका काफ़ी स्कोप है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है इन GS2 पेपर एंड फ्रॉम द टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन। द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: नो वन विन्स अ वॉर. It is true that there are degree of loss, but no one wins. Discuss in the light of Russia-Ukraine war. तो जो चीज़ हमने इसमें पढ़ी है ना, इसी सीक्वेंस में आप लिख के भी आ गए पेपर में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले। यूक्रेन के बारे में लिख देंगे, रशिया के बारे में लिख देंगे, वेस्ट के बारे में लिख देंगे, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में तो लिखना ही है। ओके, एंड इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू व्हाट इम्पैक्ट डज इंडिया हैव ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। इंडिया के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो जो इम्पैक्ट है वो आप बता सकते हो। देखो, इंडिया को ना तो कोई फायदा हुआ है, नाइदर इंडिया गेन एनीथिंग नॉर इट लॉस्ट एनीथिंग। ठीक है, इंडिया का ना तो कोई फायदा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है, तो दोनों चीज़ हम बता सकते हैं। फायदा क्यों नहीं हुआ है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और नुकसान क्यों नहीं हो रहा है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, एंड नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म. दिस इज अ concept. This is a concept which was given by a Norwegian philosopher, Mr. Arne
ठीक है, सो इसके बारे में बात करते हैं क्या है ये शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म. सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन, these concepts were given in the year 1970s by Norwegian philosopher Arne Naess. ठीक है, टॉकिंग अबाउट शैलो इकोलॉजिज्म. ये क्या होता है शैलो इकोलॉजिज्म का मतलब समझो अच्छे से. सो दिस पर्सन मिस्टर Arne Naess, he termed the powerful and fashionable fight against pollution and resource depletion as shallow ecologism और environmentalism. ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो फिलॉसफी है शैलो इकोलॉजिज्म की, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं या जो इसके फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल करने का तरीका है या जो हमारा एनवायरनमेंट में जो डिप्लीशन हो रहा है उसको टैकल करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन रखना चाहिए और साथ में हमें एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए. ठीक है, सो द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस फिलॉसफी बिलीव इन कंटिन्यूइंग आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल बट विद स्पेसिफिक ट्वीक्स विच आर एम्ड एट मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, it is also referred to as weak ecologism and it may include the use of vehicles that cause less pollution or air conditioners that do not release chlorofluorocarbons. ठीक है, मतलब इसमें क्या है बेसिकली जो हमारी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहेगी, लाइफस्टाइल हमारी मेंटेन रहेगी और साथ में जो बाकी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी. मतलब लाइफस्टाइल के साथ साथ हम सारी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे, हम व्हीकल्स यूज़ करते रहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते रहेंगे, हम एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो एनवायरनमेंट का डैमेज है वो थोड़ा सा कम हो. ठीक है, एंड दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजिज्म प्राइमरली सर्व्स टू मेंटेन द लाइफस्टाइल ऑफ दोज ड्वेलिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डीप इकोलॉजिज्म. अगर हम डीप इकोलॉजिज्म की बात करें, सो दिस theory believes that humans should radically change their relationship with nature. मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल, जिस तरीके से वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके अंदर रेडिकल चेंजेस करने की जरूरत है. ओनली देन द ह्यूमन रेस वुड बी एबल टू सेव द एनवायरमेंट. अदरवाइज ये जो शैलो इकोलॉजिज्म है इससे कभी भी एनवायरमेंट को नहीं बचाया जा सकता. इट्स प्रोपोनेंट्स रिजेक्ट शैलो इकोलॉजिज्म फॉर प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमंस above other forms of life and subsequently preserving the environmentally destructive way of life in modern societies. ठीक है, this theory maintains that by sustaining this lifestyle, shallow ecologism further widens the inequalities between the countries. For example, despite constituting only 5% of the world's population, USA accounts for 17% of the world's energy consumption and is the second largest consumer of electricity after China. ठीक है, केवल 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन है यूएसए की, लेकिन 17% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजम्पशन वहां पे होता है. तो यू कैन सी ये जो शैलो इकोलॉजिज्म पूरी दुनिया में चल रहा है ये इनइक्वालिटीज को बढ़ाएगा बिटवीन द कंट्रीज. टू रिकॉग्नाइज द कम्प्लेक्स रिचनेस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डीप इकोलॉजिज्म कॉल्स फॉर अ री इवैल्यूएशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और अकॉर्डिंग टू डीप इकोलॉजिज्म जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उसको थोड़े से अलग तरीके से हमें देखने की जरूरत है. हमें उसको इस तरीके से देखने की जरूरत है दैट इट शुड बी अंडरस्टूड थ्रू द ह्यूमन एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड कोएग्जिस्ट विद नेचर. ठीक है, ह्यूमन को कोऑपरेट करना चाहिए और कोएग्जिस्ट करना चाहिए विद नेचर एंड नॉट एक्सप्लॉइटेड और डोमिनेटेड. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार के सर्वाइव करो. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि किसी के साथ कोऑपरेट करके सर्वाइव करो, और किसी का मतलब यहाँ पे ऑफ कोर्स कौन है, नेचर है. ठीक है, सो ये मतलब है डीप इकोलॉजिज्म का. नाउ देयर इज अ पॉलिटिकल पोटेंशियल ऑफ दिस इकोलॉजिज्म एज वेल. अब ये जो दोनों ही थियरीज हैं, दोनों ही फिलोसफीज हैं इकोलॉजिज्म की, these have been drawn from different frameworks including socialism, anarchism, feminism, conservatism and sometimes even fascism. ठीक है, ये जो डीप इकोलॉजिज्म है ये कहाँ से आया है, सोशलिज्म से आया. बिकॉज सोशलिस्ट क्या होते हैं, उनकी थियरी यही होती है कि बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार टाइप की. ठीक है, तो डीप इकोलॉजिज्म का भी वही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. ओनली देन वी वुड बी एबल टू सेव द नेचर. And in his writing on deep ecologism, Naess argues that a narrow focus on pollution and conservation movements is counterproductive. He believes that when projects are only implemented to solve pollution, it generates evils of a different kind. मतलब अगर हम सिर्फ पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे तो हम दूसरी चीज़ें बनाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए एक स्मोक टावर या एक पोल्यूशन टावर लगा दिया जो कि पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा. बट अगेन इट इज़ क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द गैप विद इन दी सोसाइटी. क्यों? क्योंकि वो जो पोल्यूशन का जो स्मोक टावर लगेगा वो एक ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे हो सकता है कि कुछ गरीब लोग रह रहे हो,
या कोई अपना छोटा बिजनेस कर रहा हो तो वहाँ पे वो लगा दिया जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ गैप। और वो स्मोक टावर किसकी वजह से लग रहा है? उन लोगों की वजह से लग रहा है जो एसी यूज़ कर रहे हैं या कार्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन साइकिल पे चल रहा है उसकी वजह से तो नहीं लग रहा है। अगेन इट इज क्रिएटिंग अ गैप। ऑलराइट, so I hope this article is clear and the meaning of deep ecologism and shallow ecologism is clear. Now आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कमेंट करके बताओ। आर यू अ डीप इकोलॉजिस्ट और शैलो इकोलॉजिस्ट? कमेंट करके बताओ। एंड नाउ लेट्स डू द PMI एनालिसिस। प्री के लिए इट इज अगेन नॉट रेलेवेंट, फॉर मेन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन GS3 एनवायरमेंट पार्ट। Question can be like this: all forms of environmentalism will not lead to effective climate change. Discuss in the light of concept of shallow and deep ecologism. So in this particular question, guys, first of all आपको बताना पड़ेगा what is the meaning of shallow and deep ecologism, and then you have to tell the examiner that why all forms of environmentalism or ecologism will not lead to effective climate change. ठीक है? And interview में they can simply ask you that do you understand the concept behind shallow and deep ecologism. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम अगर हम गेस वर्क का भी इस्तेमाल करेंगे तो हम कर पाएंगे। ठीक है? एंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, दो आर्टिकल है वैसे तो, दोनों समवट रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हमारा सेडिशन लॉ है यानी कि सेक्शन 124A जो है IPC का, दैट डील्स विद द सेडिशन, उसके ऊपर होल्ड लगा दी है। उसके अंडर जितने भी ट्रायल चल रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दी है और स्टेट को और सेंटर को बोला है कि अब कोई भी नई FIR उसके अंडर रजिस्टर नहीं की जाएगी। ठीक है? और यूनियन को बोला है कि नाउ द यूनियन गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर दिस ड्रैकोनियन लॉ। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है कई इंस्टेंसेस पे और कई सरकारों द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी सरकार ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, बहुत सारी सरकारों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। तो टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज़ अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सस्पेंड कर दिया है द पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, and at the same time it has allowed the Union of India to reconsider the British era law. And the court also made it clear that it hopes and expects the center and states to restrain from registering FIRs, continuing investigations or take coercive measures under section 124A. और ये अभी रिसेंटली जो उठा है मुद्दा वो इसलिए उठा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर रिलीजन की एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेक्शन 124A लगा दिया था। ऑलराइट, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड ऑल द पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124A। ठीक है? बट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं सेक्शन 124A क्या है और कब आया था। सो रिमेंबर द सेडिशन लॉज वर ओरिजिनली ड्राफ्टेड बाय थॉमस मकाउले इन द ईयर 1837, बट दिस सेक्शन 124A was inserted in IPC through an amendment done in the year 1870. ठीक है? And I hope you all know that IPC was enacted in the year 1860. ठीक है? And this section defines sedition as an offense when any person by words either spoken or written, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, any person, कोई भी person हो, by words either spoken or written, चाहे लिखे हुए हो चाहे बोले हुए हो, or by signs और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज किसी भी तरीके से ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग्स इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये पूरा लॉ का वो है लैंग्वेज। ठीक है? तो इतना आपको टेक्निकल वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके से डिसअफेक्शन व्यक्त करता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो इन दैट केस ये सेडिशन माना जाएगा अंडर सेक्शन 124A. ऑलराइट, एंड रिमेंबर इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर IPC and there is a punishment provision of punishment as well, which ranges from imprisonment up to 3 years to a lifetime, to which a fine may be added. A person charged under this law is barred from a government job and they have to live without their passport and must produce themselves in the court at all times as and when required. Okay, so this is the basic information about section 124A, but the important fact is that the Supreme Court has now suspended all the pending criminal trials under section 124A. And I believe इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए, but yes, you can make use of it while writing any question on mains. Alright, and finally इस आर्टिकल में कुछ है नहीं। जो श्रीलंका के गवर्नर हैं, वहाँ के रिजर्व बैंक के, उन्होंने बोला है कि नाउ
इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ टोटल कोलैप्स, एंड इन फैक्ट इन माय ओपिनियन इट हैज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिंक पे है, ये ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है और अब इसको एक स्टेबल गवर्नमेंट ही बचा सकती है. ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है दैट विद इन अ वीक दे आर कमिंग अप विद अ स्टेबल गवर्नमेंट विद अ स्टेबल प्राइम मिनिस्टर. बट लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है. ठीक है, और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. And that's it for the session today. I hope all the articles are clear. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. If you want to have the PDF of this session, you can join the Telegram channel, and the link for which is provided in the description. Okay. So thank you so much for watching. Bye bye. Take care and God bless.